नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का 85वां एपिसोड है जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ अपने जानने वालों तक शेयर करें, जिससे तमाम जानकारियां जो रियल एस्टेट से जुड़ी हैं वो सब तक पहुँच सकें, और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे जो भी नए कंटेंट नए वीडियोज़ आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए पहले इसकी शुरुआत करते हैं। सवाल लेते हैं अविनाश जैन जी का। I am a regular viewer of all your videos and it has given me very good insight of properties. Would like to get your view on a very different topic. आपने पॉइंट 1 लिखा है, if the registered flat agreement is lost or damaged, can we get another copy or duplicate copy from registration office? Are there any issue that would be faced if the original document file is lost? आपका दूसरा पॉइंट भी है, उसे भी पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ जो है जवाब देते हैं। दूसरा पॉइंट है, ड्यूरिंग द होम लोन अप्लीकेशन प्रोसेस इटसेल्फ लोन एग्जीक्यूटिव हैज कलेक्ट द रजिस्टर्ड एग्रीमेंट एंड ओरिजिनल रिसिप्ट एंड लॉस्ट देम बिफोर सबमिटिंग इन द बैंक। What as customer we can do as bank will not take responsibility of lost document, how to further apply for home loan in this case? देखिए अविनाश जैन जी, पहली चीज़ तो ये आपको इमीडिएट जो है FIR करना चाहिए इस मसले में कि आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, ओरिजिनल एग्रीमेंट की कॉपी लॉस्ट हो गई है। साथ ही साथ आपने लिखा है जो ओरिजिनल रिसिप्ट्स हैं वो भी जो है लॉस्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए तो आप बिल्डर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्डर आपको फ्रेश जो है रिसिप्ट दे देगा। लेकिन जो आपका एग्रीमेंट कॉपी है ये एक ज़रूरी दस्तावेज है, इसका मिसयूज हो सकता है। तो आप इसे इमीडिएट जो है पहले तो FIR करिए, और वो FIR के बिहाफ पे आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, किसी लॉयर के संपर्क से आप एक ओरिजिनल कॉपी, ट्रू कॉपी दोबारा निकलवा सकते हैं बिल्कुल। और अगर आपने ऑलरेडी लोन सैंक्शनिंग ले रखी है, भले उसे आपने डिसबर्स नहीं कराया, फाइनल एग्रीमेंट अभी नहीं किया है, डिसबर्समेंट के पहले जो होता है, तो आपका जो वही सैंक्शनिंग है वही काम आ जाएगी। आप नया कॉपी जो ले रहे हैं FIR की कॉपी के साथ, उसे बैंक को सबमिट करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, और आगे जो है डिसबर्समेंट का प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप उस बैंक से कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो जिस तरीके से आपका सिविल स्कोर वगैरह चेक किया होगा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया गया होगा, वो प्रोसेस 15-20 दिन लगता है और ये बैंक टू बैंक डिफर करता है। आप दोबारा से इसे करके इस केस में आप जो है एक नए सिरे से अप्लाई करके एप्लीकेशन को और फिर डिसबर्समेंट करा सकते हैं। यह चीज़ जो है आप बिल्डर के कॉग्निजेंस में भी लाइए कि डॉक्यूमेंट गायब हुआ है, उनको FIR की कॉपी भी दीजिए, और ये सारी चीज़ें रिटन कम्युनिकेशन रखिए। इसका फ़ायदा इस तौर पे होगा, मान लीजिए अगर आपका इस पूरे प्रोसेस में डिले हो रहा है तो बिल्डर आपके जो ड्यू अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट ना लगाए, एक चीज़। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि क्या इससे समस्याएं आ सकती हैं, बिल्कुल। अगर आप FIR नहीं कराएंगे, इस चीज़ को आप इत्तला नहीं करेंगे, तो आपका लोन डिसबर्स नहीं होगा। लोन डिसबर्स नहीं होगा तो यहाँ इंटरेस्ट भी लगेगा, प्लस लगातार बिल्डर की तरफ से आपके ऊपर दबाव भी बनेगा कि आप जल्द से जल्द जो है अपने अमाउंट को क्लियर करिए जो भी ड्यूज़ हैं। तो इसे आप इमीडिएट कर लीजिए। किसी के साथ भी ऐसा होता है तो एक चीज़ इसमें हमेशा याद रखिए, जब आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैंडओवर कर रहे हैं किसी भी बैंक एग्जीक्यूटिव या किसी को, तो पहले मेल पे लीजिए या फिर रिटन उससे साइन कराइए, उसके सीनियर को हो सके तो हैंडओवर करिए, और समय निकाल के आप कोशिश करें कि आप सीधा सीधा जो है बैंक के लोन डिपार्टमेंट ऑफिस में जाएं, वहीं हाथ हाथ जो है आप अपना डॉक्यूमेंट दीजिए, और वहीं जो है एग्रीमेंट करके, जो लोन के लिए एग्रीमेंट होता है डिसबर्समेंट के पहले, वहीं करके डिसबर्समेंट का प्रोसेस इनिशिएट कर लें। इस केस में लॉस्ट की या कोई और जो है मिसयूज की संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि आपके ज़रूरी दस्तावेज हैं, तमाम पैसे जो आप इकट्ठा करते हैं उसे लगा के प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो ये छोटी सी गलती ना करें, जहाँ पे आप जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव को आपने दिया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने सही से नहीं निभाई, तो इसकी जिम्मेदारी आप खुद लीजिए और उस ऑफिस में जाके अपने ज़रूरी दस्तावेजों को जमा करके उसका लिस्ट भी वो इमीडिएट देते हैं कि आपने क्या क्या दिया है और उनके साथ आपने किस तरह का एग्रीमेंट किया। ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं। आगे चलते हैं। राजीव बाबले जी हैं, इनका सवाल है, व्हाट केयर शुड बी टेकन वाइल बाइंग रीसेल प्रॉपर्टी फ्रॉम NRI इन पुणे। देखिए राजीव जी, पहली चीज़, जब आप किसी से भी रीसेल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो पहले आप सोसाइटी का नो ड्यू सर्टिफिकेट देखिए कि सोसाइटी का कुछ पेंडिंग तो नहीं है उस बायर का, जो एग्जिस्टिंग बायर है, जैसे मेंटेनेंस हो गया, तमाम और चीज़ें होती है। अगर गैस पाइपलाइन है
तो जो गैस के यूजेज चार्जेस हैं क्या वो पूरी तरीके से पे हो चुके हैं, उसका भी बिल देखिए। आपका किस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पूरा ड्यू क्लियर है कि नहीं है वो भी देख लीजिए। इससे ज़्यादा जरूरी क्या है, एनआरआई होने के केस में आप ये देखिए, मान लीजिए 2 एप्लीकेंट हैं, 2 ओनर हैं, हस्बैंड वाइफ, तो अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं सेलिंग अथॉरिटी के साथ अपने किसी फैमिली मेंबर को जो उनके बिहाफ पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो क्या दोनों मेंबर ने पावर ऑफ अटॉर्नी जो है साइन किया है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जन ने जो है साइन किया है और उसी के बिहाफ पे आप एग्जीक्यूट कर लें, कल को जो है लिटिगेशन बन सकता है। तो अगर 2 मेंबर हैं तो दोनों का साइन होना चाहिए जो आपका पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिसके भी नाम पे। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो हमारे नॉलेज में आई है, काफ़ी लोगों के कंप्लेन भी आए हैं इस सिलसिले में, कि कई बार क्या होता है, आप चाहे वो एनआरआई के केस में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या किसी और से रीसेल में खरीद रहे हो, हम प्रॉपर्टी टैक्स का नो ड्यूज़ नहीं देखते हैं, और प्रॉपर्टी टैक्स का जो भी ड्यूज़ है उसका एनओसी जो है सोसाइटी नहीं देती है, तो उसका भी आप देख लें, क्योंकि साल साल भर लोग जो है पेंडिंग रखते हैं। मान लीजिए 2000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स हर महीने का बन रहा है, ऑन एन एवरेज कह रहा हूँ, ये आपके रेडी रेकनर, आपके फ्लैट के साइज, आपके प्रॉपर्टी कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि उसका प्रॉपर्टी टैक्स कितना होगा। वो 2000 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है और 3 से 4000 भी हो सकता है पर मंथ। तो आप समझिए अगर 2000 है एवरेज पकड़िए तो 24-25 हज़ार रुपये आपके साल भर के हो गए। अगर वो 2 साल 3 साल तक जो है प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी टैक्स वो नहीं पे किया गया है और आपने डॉक्यूमेंट कर लिया, सब कुछ आपने पोजीशन भी ले लिया उससे, और उसके बाद आपके नॉलेज में आ रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स, और उससे आप बात करेंगे, फिर वो कहेगा नहीं अभी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गया, वो आप ही देखिए, फिर आप उस चीज़ के लिए प्रेशर भी नहीं क्रिएट कर सकते अगले सेलर के ऊपर। तो इसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स का नो ड्यूज़ भी ज़रूर चेक कर लें ऑनलाइन जाके, या फिर आप उस सेलर से कहिए कि आप हमें उसका जो लास्ट बिल आपका आया है पेड वो हमें दिखा दीजिए। आप नहीं है तो कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे वो आपको नो ड्यूज़ दिखा दे, क्लियर्ड अमाउंट दिखा दे, क्योंकि वो एक कई बार अमाउंट क्यूमुलेटिव होकर और उस पर इंटरेस्ट लग के काफ़ी ज़्यादा भी हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कोशिश रहेगी कि इस पर एक पूरा कंटेंट बना दिया जाए, क्योंकि कई लोगों के मन में ये दुविधा होगी। रीसेल जब भी वो खरीद रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंट हो इंडियन या फिर वो एनआरआई हो, दोनों केस में क्या क्या चीज़ें जो है हमें ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर पूरा कंटेंट जरूर ले आएंगे जल्द आप लोगों के सामने। आगे बढ़ते हैं। प्रहलाद टार्डे जी हैं, इनका सवाल है, थैंक्स फॉर योर गाइड टू ऑल एज ऑलवेज, बजट 1.5 to 1.7 CR, शुड वी बाई ए ओल्ड रो हाउस एंड रेनोवेट और परचेज ए फ्लैट। ये आपका जो है सवाल है। आगे आप लिख रहे हैं, कंसर्न्ड अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ ईयर्स फॉर रो हाउस, इफ वी बाई ए 15-year old रो हाउस विथ 30 years एग्रीमेंट, लेट्स से व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, बिल्डर विल रिकंस्ट्रक्ट। देखिए पहले सवाल का जवाब दे देते हैं, जो आप एक तरीके से पूछ रहे हैं कि रो हाउस लेके उसे रिनोवेट कर लिया जाए या फिर फ्लैट खरीदा जाए। देखिए कई लोग ये चाहते हैं कि मुझे मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट में नहीं रहना है, फ्लैट में नहीं रहना है, मुझे रो हाउस में रहना है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि सामने कुछ गार्डन मिल जाए, और जिस तरीके का स्ट्रक्चर होता है उनको पसंद है कि इंडिविजुअल मेरा हाउस हो। तो ये पर्सनल चॉइस भी हो सकती है, लेकिन पहले आप आपस में जो लोग घर में रहने वाले हैं साथ में एक डिस्कशन करिए। क्या ऐसा तो नहीं कि आपको व्यू पसंद हो, आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स को, कि मुझे एक हाई राइज से एक व्यू चाहिए, क्योंकि पुणे में ये ज़्यादा लोगों की डिमांड रहती है कि मुझे अच्छा व्यू मिले, लाइट वेंटिलेशन भी मिले। क्योंकि रो हाउस के केस में अगर वो डिसीजन आपका थोड़ा भी गलत हुआ और आसपास मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट है, तो यह भी चांसेस हैं कि धूप और जो वेंटिलेशन है वो उस जगह पे कम हो जाए। तो अगर वो एडिक्वेट है, चाहे वो सनलाइट की बात की जाए या फिर आपका विंड फ्लो, तो कोई दिक्कत नहीं है इंडिविजुअल हाउस लेने में, रो हाउस लेने में। और यह भी देखिए कि वो आपको किस प्राइस में मिल रहा है, क्या वहाँ पे वो सारी ज़रूरी एमिनिटीज़ वर्किंग कंडीशन में है। मैं वर्किंग कंडीशन क्यों कह रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि 15 साल पुराना रो हाउस है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्डर ने उस समय तो दे दिया था एमिनिटीज़, पर वो वेल मेंटेन नहीं हुआ कई कारणों से। जैसे कई बार लोग टाइम पे मेंटेनेंस नहीं पे करते हैं, स्विमिंग पूल तो है पर वो चल नहीं रहा है, और बाकी जो चीज़ें हैं, चाहे वो क्लब हाउस हो, चाहे वो जॉगिंग एरिया हो, तमाम चीज़ें क्या वो उस तरीके से हैं। कई बार आजकल लोगों को स्पोर्ट्स भी पसंद है, चाहे बैडमिंटन कह लीजिए, क्रिकेट कह लीजिए, तो क्या वो छोटे से छोटे रूप में वहाँ पे मौजूद है, मल्टीपर्पज़ कोर्ट है आपके पास। क्योंकि आप भले ना उसमें पार्टिसिपेट करें, पर आपके घर के बच्चे या अदर मेंबर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके लिए आपको हर बार जो है बाहर जाना पड़े। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों को
आपस में मिलके पहले डिस्कस कर लीजिए, फिर कंक्लूड करिए कि आपके लिए रो हाउस बेस्ट रहेगा या फिर फ्लैट। फिर दूसरा कंसर्न आता है कि भाई इसे 15 साल पुराना लेना है या नहीं लेना, वो डिपेंड करता है कि उसका अभी आज की डेट में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किस तरीके से दिख रहा है, क्या कंडीशन है और कितने समय तक आप उसमें रह सकते हैं। अब रही बात कि अगर वो उसका पूरा टेन्योर पूरा हो जाता है, उसके एक तरीके से अब जब आप ऐसा सोचते हैं कि अब इसमें रहा नहीं जा सकता है, इसकी लाइफ जो है वो पूरी हो चुकी है, तो आप उस समय आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आप एक शेयर होल्डर होते हैं उस सोसाइटी में, और जब आपका रिकंस्ट्रक्शन में जाता है तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आपको कहीं जो है सेटल किया जाता है कि ऑन रेंट आप वहाँ पे सेटल हो जाएं। इन बिटवीन आपका फ्लैट या फिर आपका रो हाउस उस समय बन के तैयार हो जाएगा और आपको अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन में चांसेस कम है कि आपको रो हाउसेज मिले, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन कब होता है, एक लंबे समय के बाद होता है। और जब वो पहली सोसाइटी वहाँ बनी थी तब के एफएसआई में, और जब रिकंस्ट्रक्शन होगा तब के एफएसआई में तमाम जो है बदलाव आ चुके होते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका होता है। तब वहाँ पे आपका जो डेवलपमेंट राइट है वो बढ़ चुका होगा। तो सिर्फ रो हाउस बनाने से वो अचीव नहीं कर पाएगा कोई भी डेवलपर, ना ही उसके लिए वो फ़ायदे का सौदा होगा। तो वहाँ यह भी हो सकता है कि कुछ रो हाउसेज बना दिए जाएं और वहाँ पे 1-2 मल्टी स्टोरी टावर बना दिए जाएं। डिपेंड करता है उस प्रोजेक्ट की साइज़ क्या है, वो किस तरीके का है और वहाँ पे कितना एफएसआई उसे मिल रहा है। तो इस तरीके से फिर आपको सेम कारपेट या जैसा आपका एग्रीमेंट होगा उस डेवलपर और सोसाइटी के बिहाफ पे, तो उसमें आपको मेंशन होगा कि आपको इतना कारपेट नए तरीके से मिलने वाला है। तो उसमें वो तो एक काफ़ी लंबे समय बाद की बात है, पर मैंने जो आपको पहले कहा कि आप चेकलिस्ट बनाइए, अपनी नीड को समझने की कोशिश करिए। अगर कहीं आपको लगता है उसमें सौदा घर की ज़रूरत है तो आप हमें नीचे क्वेरी कंसर्न फॉर्म है उसमें अपने कंसर्न को डाल के हमसे इन पर्सन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। पर आप ये पहले खुद अपने फैमिली मेम्बर में बैठ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हर किसी की नीड, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है सूरज गोड़े जी का, और इन्होंने लिखा है, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन रियल एस्टेट रेगुलरली। दिस इज डेफिनेटली एडिंग वैल्यू एंड मेकिंग इट इजी फॉर बायर्स टू मेक द राइट डिसीजन। थैंक यू सो मच सूरज जी। आगे आपका सवाल है, माई क्वेश्चन इज, आई लर्न फ्रॉम द न्यूज दैट टू इम्प्रूव रोड कनेक्टिविटी एंड टू अवॉइड फ्रिक्वेंट ट्रैफिक जैम्स एट पोरवाल रोड, PMC हैज सैंक्शन पैरेलल एडिशनल रोड and booster setup is planned on BO Bandari PMC water tanks to resolve drinking water supply issue. Please share if you have any latest information regarding this. देखिए सूरज जी, मार्च के महीने पे इस पे एक नया अपडेट जरूर आया था कि जो आपका पोरवाल रोड है, जो एक तरीके से प्राइवेट रोड हुआ करता था, उसके पैरेलल में जो है 24 मीटर वाइड रोड जो है बन रहा है, जो कि काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है। और वो रोड जो है आगे चल के 509 चौक तक जुड़ना था, जो आपका एयरपोर्ट से विश्रांतवाड़ी के लिए रास्ता जा रहा है और ओल्ड एयरपोर्ट के लिए जा रहा है, जो एरवाड़ा जेल की तरफ जाता है, उसी चौक पे उसे मिलना है। लेकिन अभी जो ये कवायद चल रही है, जो आपके सामने खबरें आ रही हैं, ये सिर्फ आपका जो जकात नाके से थोड़ा सा आप जो है विश्रांतवाड़ी की तरफ बढ़ेंगे 100 मीटर, तो लेफ्ट साइड में आपको फायर स्टेशन दिखता है। वहाँ से आपको सीधा जो है DY पाटिल कॉलेज जो रोड है, यानी कि जब आप पोरवाल रोड से जाते हैं टी पॉइंट पे टुवर्ड्स DY पाटिल, तो टी पॉइंट से लेफ्ट लेने के बाद आपको DY पाटिल कॉलेज का गेट मिलता है। तो वो जो रास्ता जा रहा है DY पाटिल रोड आप कह लीजिए, तो वहाँ जाके पैरेलली जो है, अगर यहाँ पे पोरवाल रोड है तो इस तरफ आपका ये जुड़ना है। उसमें तमाम पैचेज ऑलरेडी कॉन्क्रीट हो चुके हैं, पर बीच बीच में कई लैंड पार्सल बचे हैं जो लैंड एक्वायर नहीं हो पाया है, या तो वो वहाँ के सोसाइटी का लैंड है या इंडिविजुअल किसी का लैंड है। तो वहाँ पे पहले तो कॉरपोरेशन को 24 मीटर वाइड रोड तो उन्होंने बता दिया, और यह रोड आप समझिए तब का है जब उस पूरे लोकेशन में, यानी कि जहाँ पे आपका प्राइड आसियाना है, पार्क स्प्रिंग है, जहाँ पे आज की डेट में नैती का भी कंस्ट्रक्शन चालू है, आपके तमाम छोटे बड़े कोहिनूर कह लीजिए उनका विवा सिटी करके प्रोजेक्ट है, वो पूरा जो लैंड पार्सल है वो सहारा सिटी का हुआ करता था। और उस समय यह बात कही जाती थी कि सामने 100-150 फीट का रोड बनेगा, जो आपको सीधा जो है ओल्ड एयरपोर्ट रोड तक 509 चौक तक ले जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यह रोड 10-12 साल से पेंडिंग है, उस रोड पे कोई काम नहीं हुआ। और पोरवाल रोड के दूसरी तरफ भी एक रोड जो है 100 फीट का सैंक्शन था, उसके बीच में भी काफ़ी जो है कंस्ट्रक्शन हो चुके थे, वहाँ पे भी लैंड एक्वायर हो नहीं पाया। वो रोड एक तरीके से आप समझिए कैंसिल ही हो चुका है आज के डेट में। पर ये रोड भी काफ़ी पुराना है, जिसकी बात जो 24 मीटर रोड की बात की जा रही है। हाँ, इसमें PMC ने एक जो है प्रोएक्टिवनेस दिखाया है,
वहाँ पे लोगों की जो है एक्टिवनेस को देख के लोग लगातार स्ट्राइक कर रहे थे। कुछ लोकल पॉलिटिशियंस भी थे जो चाहते थे कि ये रोड जल्द से जल्द बने, तो उसके चलते उन्होंने यह बात मानी कॉरपोरेशन ने कि यहाँ पे 24 मीटर वाइड रोड होना चाहिए, उसे सैंक्शनिंग दिया है। पर अब कब जो है उसे लैंड एक्वायर करेंगे, क्योंकि बिना लैंड एक्वायर किए आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पीएमसी ने अप्रूव कर दिया तो तुरंत जाके वहाँ कंक्रीट का काम हो जाएगा। जो भी सोसाइटी या लोकल या किसी का भी लैंड पार्सल होगा, पहले उसे एक तरीके से परचेज करना होगा, एक्वायर करना होगा, उसके बाद ही वो रोड आपका क्लियर हो पाएगा। अब वो 509 चौक तक कब बनेगा इसके बारे में कोई भी खबर अभी नहीं आई है, पर हाँ धानोरी लोहगांव विश्रांतवाड़ी जो रोड है आपका, वहाँ तक करेक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो आपका पीक आवर है, चाहे आप सुबह की ले लीजिए चाहे शाम के, वहाँ पे तमाम जो है ट्रैफिक जाम लग रहे हैं पोरवाल रोड पे। क्योंकि आज के 10 साल पहले आप जाएंगे वहाँ गिनी चुनी सोसाइटीज़ थी, पर आज की डेट में 200 से ज़्यादा सोसाइटीज़ जो है छोटी बड़ी वहाँ पे बन चुकी हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा क्राउड वहाँ से जाता है, और उन सबके लिए एकमात्र जो है कनेक्टिविटी है वो है पोरवाल रोड, जो पूरी तरीके से आपको कनेक्ट कर रही है। और आज की डेट में अगर किसी को ईस्ट की तरफ, साउथ की तरफ आना है उस चरोली के लोकेशन से, तो उनके लिए भी, यानी कि प्राइड वर्ल्ड सिटी के लिए भी एकलौता कनेक्टिविटी है टूवर्ड्स एयरपोर्ट की तरफ। तो इसमें एक तरीके से एक नया जो है मूवमेंट आया है। अब देखते हैं कि कब लैंड एक्वायर होगा और कब इस पे कंस्ट्रक्शन होगा, उसके बारे में डिटेल वीडियो आप लोगों के सामने जरूर ले आएंगे। आगे चलते हैं। अनिल वर्साने जी हैं, इनका सवाल है, काइंडली वर्कआउट ए वीडियो ऑन साई लग्जीरिया नियर अक्षरा इंटरनेशनल स्कूल वॉकर। आगे आपने लिखा है, कैन ए बिल्डर मेक चेंजेस इन रेरा अपलोडेड प्लान्स? Commercial parking is now shifting in residential society without consent or registered flat owners. Kindly help the residents. Builder is not ready to talk with owners. देखिए अनिल जी, पहली चीज़ आप अपना एग्रीमेंट जरूर चेक करिए आप लोग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये क्लॉज ऑलरेडी आपके एग्रीमेंट में ऐड कर दिया गया हो कि आने वाले समय में कुछ चेंजेस पार्किंग से रिलेटेड या यहाँ पे प्लान से रिलेटेड हो सकते हैं, उसके लिए बिल्डर आपसे कोई भी अप्रूवल प्रो रेटा बेसिस पे नहीं लेगा। आप इसके लिए तैयार हैं अभी से। तो अगर ये क्लॉज उसमें है तो फिर बिल्डर को कंसेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसमें बदलाव ला सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई क्लॉज नहीं है तो बिल्कुल आप लोगों को यूनाइट होना चाहिए, बिल्डर से बात करना चाहिए। आप उससे किस तरीके से कंपनसेशन कर सकते हैं डेवलपर के साथ, उसका एक जो है मीडिएशन आप लोगों को निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप लॉयर की भी सलाह ले सकते हैं। और जब आप लोग एकजुट होकर डेवलपर से बात करेंगे तो दोनों के लिए कोई ना कोई विन विन सिचुएशन जरूर क्रिएट होगी। और जैसे कई बार हम ये जो है कमेंट में आ रहे हैं कि बिल्डर विदाउट कंसेंट इस चीज़ को कर रहा है, तो एग्रीमेंट में ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि तमाम एग्रीमेंट में ये चीज़ें मेंशन्ड हैं कि आने वाले समय में इसमें बदलाव हो सकते हैं। किस तरह के बदलाव हो सकते हैं वो भी कई बार जो है मेंशन किया गया है। तो उस केस में आपसे कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस चीज़ के लिए अपना एग्रीमेंट येस के रूप में दे दिया है और वो रजिस्टर्ड भी हो चुका है। तो उस केस में कंसेंट लेने की ज़रूरत डेवलपर को नहीं पड़ेगी। अच्छा, यह भी है, आप देखिए जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, अमूमन चाहे आप 4 एकड़ के प्रोजेक्ट को ले लीजिए या 3 एकड़ के, तो उसमें मल्टीपल महारेरा रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं। जैसे एक बिल्डिंग का अलग महारेरा नंबर है, अगले बिल्डिंग का अलग महारेरा नंबर। ऐसा क्यों किया जाता है? अगर वो कुछ बड़ा है, मान लीजिए किसी लैंड ओनर के पास, डेवलपर के पास 10 एकड़ का लैंड पार्सल है और वो 5 एकड़ डेवलप कर रहा है, तो 5 एकड़ का कई बार एक महारेरा रजिस्ट्रेशन ले लेता है, क्योंकि उसको पता है अगर यहाँ का कुछ बेनिफिट होगा तो हमारे पास 10 एकड़ का लैंड पार्सल है, यहाँ से यहाँ पे हम इस चीज़ को लोड कर लेंगे, चाहे वो बढ़ी हुई FSI हो या कुछ अलग हो। लेकिन अगर मान लीजिए उसका ये विचार है कि नहीं हम इसे यहीं पे सेटल करने वाले हैं, तो आगे जो नए बदलाव आ रहे हैं, मार्केट जिस रूप में बदलेगा उस आधार पे वो अगले बिल्डिंग को डिज़ाइन करेंगे। और इसी वजह से वो इस क्लॉज को एग्रीमेंट के शुरुआत में ही, यानी कि जो फेज 1 में जो आपका एग्रीमेंट किया जा रहा है उसमें ही डाल देते हैं। मान लीजिए आज FSI कम है, लोगों की रिक्वायरमेंट बड़े फ्लैट की है, लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, उस लोकेशन में तमाम रोड कनेक्टिविटी को लेके, वाटर को लेके चीज़ें होनी हैं, तो वहाँ का रेट सस्ता होता है, क्योंकि अभी बेसिक चीज़ें जो है वहाँ मुहैया नहीं हो पा रही हैं। तो उस केस में डेवलपर वहाँ पे ज़्यादा हाई राइज नहीं बनाता है, बड़े फ्लैट बनाता है, सस्ते में बनाता है। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है, रोड कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाती है। मान लीजिए वाटर सप्लाई, सीवर लाइन पड़ गया और वहाँ आसपास कोई एक कॉमर्शियल डेवलपमेंट होने लगा, तो डेवलपर उसे बढ़े हुए रेट पे बेचता है। लेकिन कई बार बढ़ा के रेट बेच पाना आज के मार्केट में अगर मुश्किल होता है,
तो डेवलपर क्या करता है, दो तरीके से काम कर, एक तरफ तो थोड़ी कॉस्टिंग बढ़ा देता है, दूसरी तरफ कारपेट एरिया को कम कर देता है। तो ये सारा कैलकुलेशन कैसे करेंगे अगर एक महारेरा ले लेंगे? तो इसी वजह से मल्टीपल महारेरा लिए जाते हैं और कई बार इसमें जो चेंजेज वो फ्यूचर में करेंगे उसके बारे में ब्यौरा वो शुरुआत में ही एग्रीमेंट में डाल के आपका यस नो ले लेते हैं, आप उस पर एग्रीमेंट भी कर लेते हैं। और हम लोग अमूमन एग्रीमेंट को ज़्यादा पढ़ने के आदी होते नहीं और पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, तो उन सारे पॉइंट पे जाते ही नहीं हैं बिफोर एग्रीमेंट, और बाद में हमारे लिए वो समस्या बन जाती है। अगर आप एंड यूज़र हैं और आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो शायद आपके रहने पे इम्पैक्ट करेगा, तो आपको एग्रीमेंट पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए सलाह है। जहाँ कहीं भी आपको सौदा घर की मदद लगे आप हमसे मदद ले सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया, नीचे हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म डाल रखा है, उसमें आप अपनी समस्याएं हम तक भेज सकते हैं। आगे चलते हैं, पंकज कुमार जी हैं, इनका सवाल है, आई हैव टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, विद बैकग्राउंड यू ऑलवेज ओपाइंड एंड आई एम एग्री विद यू that if buyer of flat face any issue and if the same is jointly take up by all buyers with builders, chances of resolution is higher. But moot question is how to bring all buyers on common platform. You know that the builder never share contacts of co-buyers with other buyers, reason being obvious. Then how to unite buyers of the project. आगे आप लिखते हैं, वेदर इट इज़ पॉसिबल टू गेट बायस डेटा फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफिस बिकॉज IGR इज़ फुल्ली ऑनलाइन, डू यू हैव एनी आइडिया। आगे भी आप क्वेश्चन 2 पूछ रहे हैं, पहले क्वेश्चन 1 का आपके जवाब दे दिया जाए। देखिए, यूनिटी में पावर है, ये सारी चीज़ें हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब रही बात कि कैसे यूनाइट किया जाए, तो इसके लिए अलग अलग माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जहाँ तक आप IGR डेटा की बात करें, उसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं मिलते हैं, आपको नाम मिल जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा, एग्रीमेंट कॉस्ट मिल जाएगा, आपको यूनिट नंबर मिल जाएगा, पर उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपको नहीं मिलेगा। अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलेगा तो आप किसी भी तरीके से ग्रुप नहीं बना सकते हैं, आप एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये एक समस्या हो जाती है। और रही बात कि किसी का एड्रेस मिल जाए, आप उस पर लेटर भेजें, ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है और अब मुझे लगता नहीं कि ये वर्कआउट होगा, क्योंकि कई बार लोग कहीं रेंट पे रह रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस दे के एग्रीमेंट करा लेते हैं, कई बार लोग अपने होम टाउन का एड्रेस दे के रजिस्टर करा लेते हैं, तो वो एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। अब रही बात किस तरीके से यूनाइट हुआ जाए, तो कई बार हमने देखा है कि लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, हमारे वीडियोस के कमेंट पे भी उसका लिंक डालते हैं, लेकिन अब ये तरीका थोड़ा पुराना हो चुका है, क्योंकि जो इनका ऑटो सिस्टम है यूट्यूब वगैरह का, वो उसे एज ए स्पैम लेता है और वो लिंक वहाँ पे काम नहीं करता है। पर और यह ऐसा नहीं कि आपको लिंक अगर वो क्लिकेबल नहीं है तो आप वहाँ से लिंक के एक एक अक्षर को लिख के और जाके URL पे टाइप कर लें और वो ओपन कर लें, वो कमेंट दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो उसे अपने बैकएंड पे रोक देता है। तो यह भी एक समस्या है कि लोग उससे नहीं जुड़ पाते, उसके तमाम तरीके हैं। अब ऐसा भी होता है, कई लोग जो है ऐसे ग्रुप में जुड़ना भी नहीं चाहते हैं, कई लोगों के पास भाई उनका जो है मॉनेटरी सिचुएशन अलग हो सकता है, वो नहीं चाहते, उन्होंने ख़रीद लिया, इन्वेस्टर हैं, या वो नहीं चाहते कि इंटरेक्ट होके कुछ इसमें चीज़ें बढ़ें, आगे की जाएं। पर जो लोग भी आप लोगों से कंसर्न रखते हैं, कई बार जो है फेसबुक के जरिए, और कई बार जो है लोग नंबर अपना थोड़ा गैप दे के, प्लस का साइन लगा के, स्टार लगा के कमेंट सेक्शन में देते हैं कि आप इसे ग्रुप में ऐड करें, वह भी एक तरीका हो सकता है, और बाद में उस कमेंट को डिलीट कर दिया जाए। और उसमें जुड़ने से पहले कोई भी अगर आप ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछने के बाद ही जोड़िए, क्या सच में वो बायर हैं या नहीं है। जैसे ये ग्रुप में ये चीज़ें होती हैं कि उनसे आप कुछ सवाल कर सकते हैं कि भाई आपने किस बिल्डिंग में लिया है, आपका यूनिट नंबर क्या है। अगर वो जवाब जो है आप तक वो कन्वे कर रहे हैं तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। यह भी एक तरीका है कि आप लोग जोड़ें। हमारी कोशिश रहेगी कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म अपने वेबसाइट पे हम बनाएं, जहां से आप डायरेक्ट एक ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाएं, जहां से आप लोग आपस में चीज़ों को, जो भी समस्याएं हैं वो डिस्कस कर सकें। पर वो देखेंगे किस तरीके से उसे आगे आप लोगों के सामने लाया जा सकता है। पर कहीं ना कहीं एक एक दो दो लोग मिलके, हमने तो देखा जो चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन में वहाँ पे भी तमाम बायर, सारे तो नहीं लेकिन एक मास जो है इकट्ठा हो जाता है, जिस तरीके से हमने आपको बताया इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन 2 है आपका, बिल्डर्स पीरियडिकली अपडेट प्रोजेक्ट डेटा ऑन महारेरा बिकॉज इट इज देयर स्टैट्यूटरी ड्यूटी। क्वेश्चन इज हाउ ए बायर कैन कोरिलेट द अपडेट मेड बाय द बिल्डर ऑन ए पर्टिकुलर डेट विज अ विज ओरिजिनल डेटा ऑन दिस वेबसाइट। आगे आपने लिखा है, इन अब्सेंस ऑफ नोइंग चेंजेस अपडेट्स इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इम्पैक्ट ऑफ सच अपडेट चेंजेस।
देखिए ये चीज़ तो आपने मानी ही है कि बिल्डर का अधिकार है कि वो चेंजेस ला सकता है, उसमें नई चीज़ें अपडेट वो कर सकता है। अब आप इसे समझेंगे कैसे और आप किस तरीके से उसे देखें जो आपके मतलब की चीज़ वहाँ पे पता चल जाए। तो पहली चीज़ ये है कि बिल्डर जब कोई चेंजेस लाता है तो मेनली जैसे फेज 1 में वो कुछ एक महारेरा नंबर लिया और उसमें दूसरी बिल्डिंग वो बना रहा है, उसी प्रोजेक्ट में मल्टीपल टावर्स हैं, तो दूसरी बिल्डिंग का जैसे ही कंस्ट्रक्शन करना चालू करेगा तभी वो चेंजेस लाएगा। अमूमन ऐसा होता है, या कई बार ये होता है कि एफएसआई मिल गया तो वो उसी पे हाई राइज बनाना चाहता है। तो जब आप अपलोडेड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे जो लेआउट अपलोड हो रहा है प्रोजेक्ट का, वहाँ पे देखिए 3-4 लेआउट जो है अपलोडेड रहते हैं, जिसे आप ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। तो जो उसमें पुराना जो आपका लेआउट है वो भी रहता है, प्लस जो अपडेट हुआ है वो भी लेआउट वहाँ पे रहता है। तो उसे आप डाउनलोड करके बेसिक चीज़ें देख सकते हैं कि पहले जब उसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया तो वहाँ पे आपको स्टैंपिंग भी दिखेगी अथॉरिटीज़ की, डेट भी दिखेगा किस डेट में हुआ है, तो वहाँ पे आपको यह भी दिखेगा कितने हाई राइज का था ये, क्या साइज़ था उसका, जब उसे बढ़ाया गया तो कितने फ्लोर बढ़ाए गए, यानी कि जो नया अपलोड है वहाँ से दिख जाएगा। तो आपको तमाम चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्लूप्रिंट को ही ध्यान से देखेंगे तो तमाम चीज़ें आपको वहीं से निकल के आ जाएंगी। मान लीजिए कहीं पे कन्फ्यूजन हो रहा है और आपको वो प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि वहाँ पे बुक करना है, तो आप क्या करिए, उनसे डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं बिफोर बुकिंग। मान लीजिए अगर डेवलपर तैयार हो गया अच्छी बात है, नहीं तैयार होता है तो आप उन्हें पीडीसी चेक दे दीजिए 3-4 दिन 5 दिन का बुकिंग करके, फिर आपका विश्वास उन पे बन जाएगा, उनका विश्वास आप पे बन जाएगा, फिर आप वो ब्लूप्रिंट उनसे मांग सकते हैं कि जिस हिसाब से वह चीज़ जो है आगे कंस्ट्रक्ट की जा रही है। अगर वो हार्ड कॉपी नहीं दे रहे हैं तो पीडीएफ कॉपी, कुछ डिजिटल कॉपी दे दें जहाँ पे आप प्रॉपर उसे पढ़ सकें, क्योंकि कई बार अपलोडेड डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो इतने क्लियर नहीं होते हैं कि आप उसे जूम करके पढ़ सकें। तो अगर आपको वो डॉक्यूमेंट वो जो है सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी जहाँ पे हाई डेफिनेशन में होगा, आप उसे पढ़ सकते हैं, जूम कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ आपको डाउटफुल लग रहा है उसे आप बिल्डर से पूछिए, अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलता है तो ठीक है, गो अहेड, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप उस प्रोजेक्ट में मत जाइए, मत खरीदिए, कोई दूसरा प्रोजेक्ट, कोई दूसरा लोकेशन अपने बजट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सर्च करिए। और इन सारे प्रोसेस में जहाँ समय बचाना है उन सब चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे हम आपकी मदद कर सकते हैं। अब इसमें और भी चीज़ें आती, जैसे आपने कहा कि महारेरा वेबसाइट पे हम तमाम चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप हर डेवलपर का मत पढ़िए, पहले आप फिल्टर डाउन कर लीजिए, जो लिमिटेड प्रोजेक्ट्स बच रहे हैं उनमें जो मेन पॉइंट है उसे पढ़ने की कोशिश ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपकी खुद की जिम्मेवारी है। और हम लोग भी ये कोशिश करते हैं जब किसी डेवलपर का कोई प्रोजेक्ट रिव्यू करें तो उसका पूरा ड्राफ्ट कॉपी पढ़ते हैं, क्योंकि ये अपलोडेड होता है महारेरा के वेबसाइट पे, वहाँ से भी तमाम जानकारियाँ हमें मिलती हैं। और ये सारी चीज़ें पढ़ने से कई बार ऐसे पॉइंट्स भी निकलते हैं जहाँ आपको यह बताया जा सकता है कि भाई इस चीज़ पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ को कन्विंसिंग ले रहे हैं, आपको लगता है नहीं ये ठीक है, तो ही आगे बढ़िए। साथियों, आप सभी को सौदा घर का प्रयास कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। आपके मन में जो भी कोई दुविधा है उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे आने वाले वीडियोज़ में उस पर डेडिकेटेड वीडियो या फिर सवाल जवाब के सेक्शन में लिया जा सके। आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। अपना प्रोत्साहन इसी तरीके से सौदा घर पर बनाए रखें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।